जो अफगानिस्तान में हुआ जैसा श्रीलंका में दिखा और जो पाकिस्तान में होते आया है वैसा ही कुछ एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुआ। आरक्षण की आग में एक और देश जल उठा और नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को भागना पड़ा और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जैसे पिता के साथ 1975 में हुआ वैसे ही बांग्लादेश की अवाम ने बेटी के साथ 2024 में किया। हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी और संग्राम का अंजाम रहा तख्ता पलट। तख्ता पलट के बाद पूरा 48 घंटे के लिए अंतरिम सरकार चलाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सेना सरकार बनवाएगी या फिर सेना सरकार चलाएगी। सच ये है कि 53 साल बाद एक और मुल्क बर्बाद हुआ। सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन और इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर शेख हसीना की कुर्सी गई। शेख हसीना का जाना भारत के लिए आखिर कितना मायने रखता है, इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं और हमारे देश पर इसका असर कैसे होगा। क्या बांग्लादेश दोबारा से खड़ा हो पाएगा? क्या फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हो पाएगी? आज हर एक मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनिए बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर क्या कुछ कहना है पूर्व राजदूत और डिफेंस एक्सपर्ट्स का। बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से हालत बहुत तेजी से बदलाव कर रही है, ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, पिछले 15 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो चुके थे। जिस प्रकार से डेवलपमेंट और जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स थे, जो बांग्लादेश के थे, जो हमारे थे, जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो बाउंड्रीज़ का एजेंडा था, जितने भी प्रॉब्लम थे तकरीबन सभी हल हो चुके थे। मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। हाल में स्थिति काफ़ी बदल रही है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, बाद में कोई मतलब इस मौका छीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमात इस्लामी और ये ऑपोजिशन बीएनपी पार्टी भी दाखिल हुए, और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इन मामलों में हुआ होगा। ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफी लंबे समय से पावर में हैं और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था। ये होना था। हमें अपने बॉर्डर्स को इमीडिएट सिक्योर कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसी उथल पुथल होती है या हो गई है तो काफी रिफ्यूजीज, असाइलम और उनमें कुछ टेरर, आतंकी भी मिक्स्ड आ सकते हैं हमारे बॉर्डर्स की तरफ। आइए कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ों की चर्चा। पहला सवाल यह है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन संभालने में क्या शेख हसीना नाकाम रही हैं? शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट से क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी? क्या चीन, पाकिस्तान ने आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दी है? क्या बांग्लादेश में 50 साल बाद इतिहास दोहरा रहा है? शेख हसीना को हटाए जाने से भारत और बांग्लादेश संबंधों पर किस तरीके का असर पड़ेगा? हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व राजनायक, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और विपिन शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब आप ही से शुरू करती हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और साथ ही यूएस का भी जिक्र, कैपिटल हिल का भी मैं करना चाहूंगी। जैसी तस्वीरें हमने देखी, भले इनके पीछे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आया कि लोकतंत्र की हत्या हुई। भले ही मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी कहती हो कि यह आवाम की ताकत है, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है और उन्होंने आवाम को समझा नहीं, लेकिन कितनी ज्यादा बड़ी लोकतंत्र की हत्या के तौर पर और उस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के तौर पर आज के इस घटनाक्रम को आप देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है।
हमारा एक बड़ा सहयोगी है, दोस्त है, मित्र है। बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया था 71 वॉर में। बांग्लादेश में भारत की बहुत इज्जत है, भारत आर्म्ड फोर्सेस की बहुत इज्जत है। हमारे शेख मुजीबुर रहमान के मरने के बाद उनकी जो डॉटर है वो राज कर रही थी पिछले कई एक सालों से, और इनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। आपको मालूम होगा पिछले मुश्किल से 2-3 महीने में 2-3 दफ़ा वो भारत में आ चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी भी आई थी जी। लेकिन हुआ क्या है, अभी जब से रिजर्वेशन का चक्कर चला है कि 30% रिजर्वेशन होना चाहिए, कंटिन्यू रखेंगे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए, वो मैं समझता हूँ कि ये अवाम को एग्रीएबल नहीं है, जो बीएनपी है उसको एग्रीएबल नहीं है। साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी बात जो हमें समझ में चाहिए ये कि जमायत वहाँ दिन पे दिन बड़ी स्ट्रांग होती चली जा रही है, और जमायत को स्ट्रांग करने वाला पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान का ISI है। तो आपका जो लास्ट सवाल था, कंक्लूडिंग सवाल, वो ये था कि भारत के ऊपर इसका हमें बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक तो अवामी लीग के सपोर्टर्स, एक हिंदू पॉपुलेशन जो है, जिसका आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आ रहा है कि वहाँ हिंदू लोगों के मकान जलाए गए हैं, तो उनका शायद इलीगल इमिग्रेशन, शायद उनका इमिग्रेशन होने की बहुत संभावना है भारत के अंदर। हालांकि भारत ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया BSF को कि उसको बॉर्डर को सील करने के लिए, जिससे वो ना आ सके, लेकिन ये फिर भी एक खतरा बन जाता है। जिस तरह से 1971 वॉर के पहले हुआ था, बहुत सारे लोग भारत के अंदर आ गए तो परेशानी खड़ी हो गई थी। बिगर इशू स्टिल इज कि ISI अब दिन पे दिन वह बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी और उसका बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होगा भारत के ऊपर। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि आर्मी इस समय क्या करेगी। आर्मी जो मैं समझता हूँ कि कोशिश यही कर रही है कि किसी प्रकार की वह गवर्नमेंट बन जाए, एक मिली जुली गवर्नमेंट बन जाए। हालांकि हिस्टोरिकली वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स ही गवर्नमेंट में आए, हो सकता है कि और अदर कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। लेकिन अवामी लीग को तो उन्होंने टॉक्स के लिए बुलाया तक नहीं है, तो अवामी लीग की तो सरकार बनेगी नहीं, तो BNP के कुछ लोग आएंगे, कौन लोग की सरकार बनेगी। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आर्मी ये क्यों देख रही है, वाई इज आर्मी विटनेसिंग कि देश की बर्बादी हो रही है, ये आर्मी क्यों नहीं इसको रोक रही। जो वेंडलिज्म हो रहा है, जो आग जल रही है, जो सब लूटमार हो रही है, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। मैं ये देखकर बड़ा आई एम वेरी सरप्राइज कि आर्मी इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि इसको बंद करो, लेकिन वो एक्टिवली कोई ग्राउंड पे हरकत नहीं कर रही हैं। और सुनने में आया कि शायद 2-3 दिन तक इस तरह से तोड़फोड़ चलती रहेगी। सो दैट इज़ वेरी डिटरमेंटल। सो आई एम अ बिट सरप्राइज कि आर्मी इसको क्यों नहीं रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो बातचीत शुरू हो गई है जिसमें अवामी लीग तो आएगी नहीं। और आखिरी जो इशू है वो शेख हसीना के बारे में है। शायद वो दिल्ली में लैंड कर चुकी होंगी अब तक, और यहाँ पे कुछ घंटे रुक के जब भी उनका प्लान होगा शायद लंदन की तरफ जाएंगी, जहाँ पे वो असाइलम लेगी, जिस प्रकार के उनके फादर भी लंदन में असाइलम लेके बैठे थे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, एवरी मिनट वी हैव टू वॉच कि क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर हरकतें हो रही है, किस तरह की सरकार बनती है, उस सरकार का लीडर कौन बनता है, जमायत का क्या हाल है। पॉइंट्स का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कि उसको जितना समय रहे उसके हिसाब से हम उसको इलैबोरेट भी करते चलें। लेकिन इसी बीच में खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया की तरफ से अपडेट ये आया है कि टू एंड फ्रो ढाका के लिए जितनी भी फ्लाइट्स थी उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पूरी सिचुएशन पर, और हमारे लिए सिक्योरिटी पैसेंजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को देखते हम सभी फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दे रहे हैं। ये एयर इंडिया की तरफ से अपडेट आया है। इसी बीच में मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करती हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। सबसे पहले सवाल के साथ आपके पास आते हुए, पॉलिटिकल असाइलम इस वक्त शेख हसीना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हिंडन एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया है 5:36 पर। खबर यह है कि यहां से वो लंदन जाएंगी। इसी बीच में खबर यह आई कि भारत में भी वो रुक सकती हैं। भारत में अगर उनको असाइलम मिलता है उसकी संभावना कितनी, अगर नहीं मिलता है तो उसके पीछे की वजह क्या, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके रेपरकशंस क्या और चैलेंजेस भारत के लिए क्या। अब बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है आपने पूर्णिमा जी। देखिए, जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने अभी बिल्कुल सटीक से समझाया इसका बैकग्राउंड के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते थे। अब क्योंकि 5:36 में ये एयरफोर्स के जहाज में यहाँ पर लैंड कर चुकी हैं हिंडन बेस में, अब क्या इनको भारत में असाइलम मिलेगा ये सरकार तय करेगी।
ये अब क्या इनको मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब दोनों के इम्प्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे भी मैंने इतिहास गवाह है इस बात का कि मिलिट्री कू जहां पर हुआ है, जहां पर मिलिट्री सत्ता में आ जाती है, वो राष्ट्रीय पाकिस्तान में जैसे कि हुआ, जनरल परवेज मीर मुशर्रफ ने 90s में मिलिट्री कू किया वहां पे, और वहां पे वो आगे सत्ता में। आप देखिए पाकिस्तान की हालत आज की तारीख में क्या हो गई है। म्यांमार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिलिट्री जनता वहां पर आई, मिलिट्री कू हुआ, वहां पे बुरे हाल हो गए वहां पे मुल्क के। बांग्लादेश आगे बढ़ा था, तरक्की की राह पे था, धीरे धीरे भलाई धीरे सही, गरीब मुल्क है वो, कोई ऐसा कोई बड़ा अमीर मुल्क नहीं था। लेकिन अब शेख हसीना के वहां से 100 लोगों तकरीबन की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशंस की बात आई थी, सिविल सर्विसेज के ऊपर युवा पीढ़ी सड़कों पे उधर आई थी। पिछले महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब शेख हसीना यहाँ तो आ गई हैं। पहले ये था एक अपडेट देना चाहूंगी मोहम्मद अली शाह, फिर मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ। खबर ये आ रही है कि यूके से शेख हसीना को झटका लगा है, पॉलिटिकल असाइलम से यूके ने इनकार कर दिया। हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि ये कंफर्म नहीं है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन अपने जवाब में इस बात को भी ऐड करिएगा कि अगर राजनीतिक शरण देने से यूके इनकार कर रहा है शेख हसीना को, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, अगर ऐसा हो, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि ये बात वैसे कंफर्म नहीं है कि सूत्रों के मुताबिक के जरिए से हमें मालूम पड़ा है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं कि उनका जो रिलेशनशिप होगा, जो अभी फिलहाल जो बांग्लादेश के साथ अभी, क्योंकि इनके आर्मी चीफ ने एड्रेस करते हुए बोला कि अगले 24 घंटे के अंदर वो नई सत्ता बना लेंगे। शेख हसीना के बेटे ने भी अमेरिका से फेसबुक पे लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉन इलेक्टेड तरीके से आप 1 मिनट के लिए भी आप किसी को पावर में ना लेकर आए। तो उनको भी यूके को अपना, और एक तरफ शेख हसीना के साथ हमदर्दी, एक तरफ उनको आगे देखना है कि उनको उनके लिंक्स, उनकी ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे होंगे। शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बल्कि 71 में जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, तो कर्नल अशोक तारा, अभी रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, तब मेजर अशोक तारा गार्ड रेजिमेंट के थे। इन्होंने ही मुजीबुर रहमान की फैमिली को वहां से रेस्क्यू किया था। तब शेख हसीना काफी यंग थी उस टाइम पे, और इनके कर्नल अशोक तारा को मैं पर्सनली जानता हूं। उन्होंने बयां किया, पूरा मेरे को एक इंटरव्यू में भी बयां किया। अब देखिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसमें पड़ोसी मुल्क में जो होता है उसके इम्प्लीकेशंस घूम फिर के रिपल इफेक्ट आ ही जाते हैं पड़ोसी मुल्क पे, तो हम कंसर्न रहेंगे इसके बारे में। तो अब बात ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना की बात है, जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बड़े ही अच्छे थे, और बांग्लादेश में 2020 में गया था इनके एक टेडेक्स टॉक देने के लिए, इनके न्योते पे। तो शेख हसीना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अब जब मिलिट्री कूच हो जाता है बांग्लादेश में, ये ट्रबल की बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है बांग्लादेश के लिए, और इसमें हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ जो हमारे ताल्लुकात है उसमें फर्क पड़ेगा। इसमें बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारे पर्सपेक्टिव से इसको समझने की जरूरत है। इकोनॉमिक लिहाज से हमारे जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है बांग्लादेश के साथ, फिर सिक्योरिटी के मेजर कंसर्न्स भी हैं। इसी बीच में जल्दी से मोहम्मद अमीन साहब आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी, विपिन जी आपके पास आऊंगी। मोहम्मद अमीन साहब, क्या आखिर, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बहुत शॉर्ट में ये बताएं, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जब हमने शेख हसीना के लिए हम जिस तरीके से मददगार रहे, 2009 का बहुत ताज़ा एग्जाम्पल है, प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनकी कुर्सी बचाई गई थी, लेकिन ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई? शेख हसीना भाप नहीं पाई इस खतरे को, या कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा था? आर्मी की पोजीशनिंग, आर्मी चीफ के तमाम ऐलान और ऑपोजिशन में आते हुए सरकार के, जब उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली डील करना होगा इन आंदोलनकारियों से, आर्मी ने कहा नहीं, इनके साथ स्ट्रिक्टली डील नहीं करेंगे, आप बातचीत करिए और इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद आर्मी का टेक ओवर कर लेना। देखिए, सवाल इस बात का है कि आज अगस्त चल रहा है और जनवरी में वहाँ आम चुनाव हुए थे। उस वक्त अपोजिशन पार्टियां जो थी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। उसी वक्त से कुछ ऐसा अंदर अंदर पक रहा था कि जिससे कि ये भाप नहीं पाई इस सिचुएशन को, और ये पकते पकते आज ये स्थिति आ गई। और आरक्षण का मुद्दा लिया गया, उस पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया
उसके बावजूद आप ये देखिए, लेकिन बीच में हम ये भी कहेंगे कि हिंदुस्तान की तो अच्छी दोस्त हैं और थी ये पहले भी, लेकिन इन्होंने बीच में जो है अपनी लॉयल्टी थोड़ा चाइना के साथ चेंज की थी। ये चाइना भी गई, चाइना में वहाँ पे मिले नहीं प्रेसिडेंट को और ये वहाँ से वापस आई, अपना दौरा लेके वापस आई। जबकि हमारे देश की जो पॉलिसी रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है 14 से जब आए हैं वो पावर में, तब से उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे हमेशा साथ होने चाहिए, उनसे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। अब आप देखिए हमेशा जो है हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है कि नियर बाई, तो इसकी वजह से देखिए आप देखिएगा कि मालदीव में भी बचाया गया और हमेशा नेपाल का भी साथ दिया जाता रहा। हमेशा देखिए आपने श्रीलंका के अंदर भी देखा कितनी बड़ी मदद की है हमारे हिंदुस्तान ने, हमेशा, अभी नहीं तो श्रीलंका में मदद की गई। तो पड़ोसी देशों को हमेशा रखने का साथ है। और आप देखिएगा कि ये जो इन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज की थी उसकी वजह से अब चाइना जो है इनके साथ नहीं रहा होगा, तभी उसने उनके प्रेसिडेंट ने मिलने से मना कर दिया। और जिसका नतीजा ये है कि वहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि पूरा चाइना का हाथ है इसमें, और इसीलिए इनको वहाँ पे सत्ता छोड़नी पड़ी। और आप देखिए कि एक तो स्टूडेंट का ये जो होता है प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट को उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं कि ये कैसा है। प्रोटेस्ट जो है यूथ है और उसकी जो बात थी उसको उनको मानना चाहिए था। बीच में क्या हुआ, इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने उठा के मिलिट्री को अंदर डाल दिया, जबकि मिलिट्री को जल्दी एक्शन में नहीं लाना चाहिए। जैसे आप देखिए पाकिस्तान है, आप देखिए नियर बाई कंट्रीज़ हैं, इनमें हमेशा यही होता है कि जो इनके डिफेंस के लोग हैं वो डिफेंस जो हैं वो सत्ता का लालच चख चुके हैं और वो जानते हैं कि सत्ता क्या होती है। इसीलिए देखिए इनको, मैं तो ये कहता हूँ कि गॉड ने इनको बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया कि आर्मी ने इनको जो सेफ पैसेज दिया और अपने ट्रांसपोर्ट जहाज से इनको बाहर भेज दिया, इसलिए कि वो चाहते थे कि हमें सत्ता मिल जाए और ये यहाँ से निकल जाए। और अब उन्होंने जो अपने ऑर्डर्स देने शुरू किए सिविलियंस को कि आप डिसिप्लिन में रहिए, हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो आप देखिएगा धीरे धीरे यही होगा। लेकिन अभी हमारे देश को देखना होगा, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे पास कई चीजें सिक्योरिटी के भी हैं और आप देखिए बिजनेस के भी हैं और उनके अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, उसको देखना होगा। जल्दी से इनको क्विकली मैं समझना चाहूंगी। राकेश शुक्ला जी आपके पास होते, फिर विपिन जी आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला साहब, शेख हसीना को ये नहीं कह सकते कि जन समर्थन अपार नहीं मिला, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे। एलिगेशंस इस बात को लेकर लगते रहे कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑपोजिशन पार्टीज को बैन लगाने से लेके, लोकतांत्रिक मूल्यों को रिस्पेक्ट ना देने से लेके, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मौके रहे जब शेख हसीना ने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल शायद ज्यादा तरजीह दी। विपक्ष के तमाम आरोप, ऑपोजिशन के तमाम आरोप, आपको लगता है कि उन्होंने इसमें घी डालने का काम किया आग में, जो आज पूरे बांग्लादेश में, ढाका में हर तरफ नजर आ रही है? राकेश शुक्ला जी, शेख हसीना इतनी ही अलोकप्रिय थी तो उनको फिर से नहीं चुना जाना चाहिए। रही बात विपक्ष की, विपक्ष कहीं का भी हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, उसका काम है सत्ताधारी दल के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करना, और इसी तरह से शेख हसीना के खिलाफ भी वहां। रही बात की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही शेख हसीना चुनी गई थी। शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनी, वहां के जनता ने उनको चुन के फिर से सत्ता पे बिठाया जी। जहां तक दूसरी तरह की बातों को यदि किनारे छोड़ा जाए तो मैं फिर से एक बात कहूंगा पूर्णिमा जी कि वहां एक बड़ी साजिश का नतीजा है तख्तापलट, और उस साजिश के तहत ही उनको हटाया गया। हाँ, इतना जरूर है कि सेना उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको एक पास दिया कि आप बांग्लादेश छोड़ के चली जाएं, क्योंकि यदि उनकी गिरफ्तारी होती तो उससे उन साजिशकर्ताओं के मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो छात्र आंदोलन अभी शेख हसीना को तख्त से हटाने के लिए बड़ा अभियान बना हुआ है कि शेख हसीना के समर्थक भी बाहर आ जाएं और आंदोलन दो तरह का स्वरूप ले लें। तो ये सारा घटनाक्रम जो चल रहा है उसे बहुत बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। पूर्णिमा जी, ठीक है। विपिन शर्मा जी आपके पास आते हुए, अभी हालांकि देखिए खबर ये है कि कुछ समय के लिए शेख हसीना इंडिया में हो सकती हैं। अब वो कुछ समय से मेरा मतलब कुछ घंटे भी है, शायद कुछ दिन भी है। हालांकि अगेन आई मस्ट मेंशन कि इसको कंफर्म करना जरूरी है, ये अभी एक खबर है, लेकिन ऐसे में कुछ समय के लिए भी उनका यहाँ पर रहना, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ है रेहाना, जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, ऐसे में लाइकली यूके, लंदन या फिर फिनलैंड को लेकर भी बात आ रही है कि वहां पर भी वो पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है सर? पूर्णिमा जी देखिए, वी कैन ओनली स्पेकुलेट ऑन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं सामने उभर के आ सकती हैं, और सुरक्षा को लेकर
और खास तौर पे जो उनका ओहदा रहा है, और विश्व की सबसे ज्यादा पहली महिला है प्रधानमंत्री जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, और 20 साल प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की। तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह की चूक नहीं कोई चाहेगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर हो, तो कुछ चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। और अभी यहाँ पर ये भी एक स्पेकुलेशन है कि ये इंटरिम जो स्टॉप ओवर रहा है या इंटरिम जो हमने रिफ्यूज शरण दी है, तो वो भी कूटनीति के तहत, और ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बड़े पुराने नाते रहे हैं, और जो लिबरेशन वॉर था 1971 का, हिंदुस्तान की कितनी भूमिका अहम रही है वहां पर उनको बांग्लादेश को आजादी दिलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, 14 बिलियन बायलैटरल ट्रेड होता है हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश का, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत बड़ा। और साथ साथ क्योंकि ये भी संदर्भ में लेनी पड़ेगी बात कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, और चीन जाना जाता है प्रॉक्सी वॉर के लिए, क्योंकि यहां पर नेपाल के साथ क्या करा उन्होंने, क्योंकि नेपाल के साथ भी हिंदुस्तान के पुराने नाते रहे हैं, तो वहां पर भी कैसे एक उनकी जो डेट ट्रैप पॉलिसी रही है कूटनीति के तहत की लोन्स देकर, प्रलोभन देकर छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और स्थिति क्या कर रखी है, बद से बदतर हो रखा है नेपाल, जो अतिक्रमण वहां पर करा है, कब्जा करा है चीन ने। तो वही बात है कि उनकी ये एक रणनीति के तहत चीन इस समय, क्योंकि ये आप इस संभावना को नकार नहीं सकते कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो इंस्टिगेट करा है, परपेट्रेट करा है, और सिचुएशन हैज स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल कि 4 लाख अगर प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतरे हुए हैं और उपद्रव मचा हुआ है बांग्लादेश में, तो यहां पर पैनी नजर हिंदुस्तान को बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका सीधा असर हिंदुस्तान पे आएगा। लेकिन मैं इस बीच एक बड़ी जरूरी बात यह बोलना चाहूंगा कि अब कम से कम, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं, और जैसे अंग्रेजी की कहावत है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ अ सिचुएशन, सो यहां पर हम लोगों को समझना है कि बड़े जिम्मेदारी से खास तौर पे जो नेता है, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष को, उनको बयानवीर नहीं बनना, बयानबाजी जो भी करें आग को बुझाना है, ना कि आग में घी डालना है। और यहां पर आज मुझे लगता है कुछ लोगों को जरूर समझ आएगा कि जो एक कानून आया जिसका जन्म हुआ, नागरिक संशोधन कानून, उसके पीछे की वजह लोगों को समझ आएगी कि यहां पर जो चिन्हित करे गए थे 3 मुल्क, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि वहां पर जो परसिक्यूशन होता आया था माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का, हम तो बड़ा नाज महसूस करते हैं हिंदुस्तान को लेकर कि इकलौता ऐसा विश्व में पूरे मुल्क है कि जहां पर समाज का हर एक तबका महफूज है, ठीक है, और हमें अपनी फौज पे भी नाज है। और यहां पर अब क्योंकि जो हिंडन एयरबेस पे इनका विमान लैंड हुआ है, उसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि बार बार पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि त्रिपुरा में वो लैंड करेगा विमान, फिर अंत में अगर गाजियाबाद ये हिंडन एयरबेस पे आया तो वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, और उसके स्ट्रेटेजिक जो उसका जो महत्व है वो अपनी जगह है। जी सर, ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। जनरल शंकर, आपके पास आते हुए शंकर प्रसाद सर, क्योंकि बार बार चीन और पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, नाउ आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट कि कैसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार विदेशी ताकतों ने आरक्षण आंदोलन को हवा दी और ये सोची समझी साजिश है, और खास तौर से भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग समय है, बहुत पर्सपेक्टिव से। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, इंडिया हैज जस्ट लॉस्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स ट्रू इन मेनी सेंस। आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है कि देखिए, चाइना कोशिश करता है नेपाल में अपना रूल बनाने के लिए, भारत को अलग करने के लिए, बांग्लादेश में करने की कोशिश करता है, श्रीलंका में कोशिश की है उसने, पाकिस्तान के संग कोशिश की है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइना इज पुटिंग अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया। तो ये चाइना का तो रहा है, लेकिन जहाँ तक कि बांग्लादेश का सवाल है, जैसे मेरे से पहले भी किसी ने कहा कि अभी चाइना में शायद इनका इतना, प्राइम मिनिस्टर का इतना वहाँ पे स्वागत नहीं हुआ है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसमें चाइना का हाथ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। मैं दोबारा ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा जो हाथ है, जिस तरीके से रिजर्वेशन के बारे में वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, उसका एडवांटेज लेते हुए BNP ने और साथ साथ जमायत ने पाकिस्तान की तरफ से इसमें बहुत सहयोग दिया है, बहुत इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। सो वाइल चाइना, आई कैनॉट से फॉर सर्टन
क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन बहुत कम आई है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ अभी कि बीएनपी का और आईएसआई का, जमात का इसमें ज़रूर हाथ है। और जब सिचुएशन रिजर्वेशन के बारे में हाथ से बाहर निकल रही थी तो उसको उन्होंने एनकैश किया। अब वो लेजिटिमेटली जब इलेक्शन हुए तब तो उनको हरा नहीं पाए या उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसके बाद जो हालतें हुई हैं वो सबके सामने हैं। तो द सिचुएशन वी हैव टू वॉच। इस समय कोई वेरी डेफिनेटिव बात कहने से मैं समझूंगा कि इट्स प्रीमेच्योर। आपका दूसरा सवाल जो बड़ा ज़रूरी, आपने शायद पूछा नहीं लेकिन आपके जहन में ज़रूर होगा कि अगर लंदन ने इनको मना कर दिया असाइलम देने से तो फिर क्या होगा। देखिए, आपको शायद याद होगा कि भारत में शेख हसीना पहले भी रह चुकी हैं। अगर मुझे याद है शायद ग्रीन पार्क में किसी घर में इनको ठहराया गया था। तो हो सकता है भारत में हैव टू डू दिस, लेकिन भारत को ये सोचना पड़ेगा देने से पहले कि इसका इफेक्ट हमारा भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप पर क्या होगा। जो सरकार वहाँ बनेगी वो ऑब्वियसली शेख हसीना के बरखिलाफ बनेगी, और अगर उनको हम यहाँ शरण देंगे तो उस सरकार के संग रिलेशन हमारे बनाना अच्छा कठिन हो जाएगा। सो इंडिया इज गोइंग टू बी इन ए सीरियस प्रॉब्लम। ये भी नहीं कह सकते कि उनको असाइलम नहीं देंगे। अगर यूके ने मना कर दिया, लंदन ने मना कर दिया, तो बड़ा कठिन डिस्कशन होगा इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री का और प्राइम मिनिस्टर का कि इनको असाइलम दें ना दें। नहीं देने से तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनको फिर कहाँ जाएंगी ये, लंदन नहीं जा सकती तो कहाँ जाएंगी। इंडिया विल हैव टू गिव इट, लेकिन इसके रेपरकशंस क्या होंगे ये बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो इट्स अ सीरियस इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थिंक एज टू व्हाट शुड बी डू विद हर इफ शी डिसाइड्स टू स्टे इन इंडिया। लेकिन हमें लगातार, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, ये देखना है कि हमें बॉर्डर्स की तरफ से कोई परेशानी ना हो जाए। आपको पता ही है हमारी सरकार जो वेस्ट बंगाल में चल रही है उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्या रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ। तो बिगर प्रॉब्लम दैट इज वरिंग मी कि अगर भारत के अंदर इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो गया कहीं से तो वो हालात ना बन जाएं जो 1971 वॉर के पहले थे और जिसकी वजह से हमें वॉर में जाना पड़ा। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट। तो अगर वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि शायद आर्मी कोशिश कर रही है, और जेन्युइनली आर्मी कोशिश कर भी रही है, नहीं कर रही है, ये भी एक दो दिन में पता लगेगा, जो कि आर्मी आज भी आर्सन को नहीं रोक रही है, तो हो सकता है कि आर्मी शायद खुद ही इस सरकार को चलाना चाहे। तो these are very premature issues at the moment. We have to wait and watch for 2-3 days. The best we can do is we can connect the dots. और क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल और वहां की सरकार का जिक्र किया, हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर के बीच में, इसी पर्सपेक्टिव में है सब ये पॉलिटिकल असाइलम को लेकर। मैं समझता हूँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं सॉरी मोहम्मद अली शाह, सो सॉरी मोहम्मद अमीन साहब से मेरा सवाल था, मैं आती हूँ आपके पास। जी बोलिएगा सर। देखिए, ये जो इस वक्त आपने न्यूज़ देखी है, समाचार मिला है आपको सोर्सेज से कि प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री मिलने गए हैं, और उधर से आपको जो न्यूज़ मिली कि अभी कंफर्म नहीं है कि इंग्लैंड ने उनको, ग्रेट ब्रिटेन ने मना कर दिया उनको असाइलम लेने से। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में चर्चा की जा रही होगी प्रधानमंत्री के द्वारा कि विदेश मंत्री को बुला के पूछा जाएगा कि क्या संभव है, क्योंकि उनके पास सारे इनपुट्स होते हैं, विदेश के भी इनपुट्स होते हैं, हमारे एम्बेसडर जो वहाँ पर हैं उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी दिए होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे देश की स्थिति और हमारी जो संभावनाएँ हैं उन संभावनाओं को तलाशते हुए इनको देने से हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, सारी बातें सोचने के बाद इनको इस ये जो मीटिंग है वो होते ही कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। राकेश शुक्ला जी, शेख हसीना को हटाए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर किस किस पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, किस तरीके से वहां जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कब सॉर्ट होगी, किस तरीके से होगी, आर्मी का उसमें क्या रोल रहता है, वो सब हम देखेंगे, स्पेकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर किस तरीके का इंपैक्ट रहेगा? देखिए, शेख हसीना जी का भारत के साथ बहुत आत्मीय संबंध था, क्योंकि जब जब उनके ऊपर संकट आया भारत हर समय उनको मदद किया। 75 से लेके 2024 तक जब भी वो संकट में रही तब भारत पूरे खुले दिल के साथ उनके साथ खड़ा रहा। तो अन्य राजनीतिक नेताओं की बजाय शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ संबंध बेहतर होने का कि बहुत सारे मायने, इंदिरा जी का टाइम रहा हो, अटल जी, प्रणब मुखर्जी और अब नरेंद्र मोदी जी,
तो शेख हसीना को हमेशा बेटी की तरह भारत ने देखा है, क्योंकि 6 साल के करीब तो वो दिल्ली में रह चुकी है। इसके अलावा उनकी बहन भी दिल्ली में रहती थी। तो जब जब समस्याग्रस्त रहा तो शेख हसीना भी भारत को अपना घर मानती है, और भारतीय भी शेख हसीना को, या भारत की जो भी सरकार रही हो, उन्होंने शेख हसीना को अपनी बेटी की तरह माना। तो संबंधों की जहां तक बात है, शेख हसीना के नहीं रहने के बाद अब जो अंतरिम सरकार बनेगी, वो अंतरिम सरकार क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होगी या सेना के चंगुल वाली सरकार होगी, वो सरकार का मुखड़ा सामने आने के बाद तय होगा कि अब भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे रहने वाले। पूर्णिमा जी, विपिन शर्मा सर आपके पास आते हैं, क्योंकि शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में, और मैं इसीलिए इसके इर्द गिर्द रह रही हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंट मोमेंट खबर यही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर मान के चलिए कि वो यहाँ पर कुछ समय के लिए रहती हैं, या पॉलिटिकल असाइलम को लेकर चर्चा होती है, या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि उनको पॉलिटिकल असाइलम इंडिया में दिया भी जाता है, तो आपको नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल डिबेट का इशू हो जाएगा उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर? ठीक है, भारत बांग्लादेश के एक तरफ संबंध, लेकिन विपक्ष और वहां जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं इंटरिम, वो अगर अगेंस्ट हो गए तो एक दो कंट्रीज की न सिर्फ पॉलिटिकल रिश्ते बल्कि जो आपसी सहयोग होता है, 14 मिलियन का जो हमारा व्यापार है उनके साथ, ये सब कुछ क्या इसकी वजह से इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए, सबसे एक अच्छी बात जो हुई है, सिल्वर लाइनिंग कहे उसको, कि एक अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये बयान आना, क्योंकि एक तो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन साथ साथ उनका ये कि जो केंद्र फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो बहुत स्वागत योग्य है। क्योंकि यहां पर यही अपेक्षा करी जा रही है कि कम से कम देश एकजुट हो, क्योंकि यहां पर जो बांग्लादेश में परिस्थितियां बनी है इस समय, ये संभावना है कि उसका असर हो सकता है हमारे हिंदुस्तान पर। और अभी क्योंकि आप मूर्खदर्शक नहीं बने रह सकते कि यहां पर जो अगर वहां पर किसी भी अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, जो खबरें आ रही हैं कि जो हिंदू समाज के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी पे उपद्रव, एक तरह से वो उपद्रव मचा हुआ है वहां पर, तो कई ऐसी बातें हैं जो कूटनीति को भी तहत रखना है, साथ में वैश्विक स्तर पे आप क्या संदेश देते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, इसके पीछे एक प्रबल संभावना है कि चीन का हाथ हो सकता है। वो हमेशा से प्रॉक्सी वॉर के लिए जाना जाता है, कि पहले भी देखा कि हिंदुस्तानी सेना पे तो हमें नाज है, 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, लेकिन जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है LAC पर, वहां पर जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती है। कोरोना में 2020 में थोड़े समय के लिए इसको स्थगित करा गया, लेकिन वहां पर भी चीन बाज नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कोरोना भी उनकी देन है, लेकिन वहां पर भी इनकी मंशा क्या है। तो यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके जो आपने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करा, रेपरकशंस, कि रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन कंसिडरेशन, बिकॉज आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों चीजें, प्रोज एंड कॉन्स, कि यहां पर अच्छी बात है कि आप वैश्विक स्तर पे क्या संदेश देते हैं। क्योंकि एक अच्छी बात यह हो सकती है कि हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है वैश्विक स्तर पे, खास तौर पे क्योंकि G20 का जो हमने सफल आयोजन करा नई दिल्ली में, फिर दिल्ली डिक्लेरेशन समिट उभर के आया, और यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया का जो परमानेंट सीट का हमेशा विरोध करा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने, तो चीन दुश्मन नंबर 1 है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से 2 देश के सामने बड़ी चुनौतियां गिनाई थी, आतंकवाद और विस्तारवाद। जब विस्तारवाद की बात करी तो सीधा इशारा चीन की तरफ था, जिनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है हमेशा से। तो यहां पर चीन का आज भी वर्तमान दौर में भी 14 मुल्कों के साथ सीमा को लेकर वाद विवाद है, जबकि हिंदुस्तान ने लगभग अपने पड़ोसियों के साथ वाद विवाद जो सीमा को लेकर है उसको सुलझा दिया है। तो यहां पर अभी पैनी नजर बनानी पड़ेगी, और साथ साथ वैश्विक स्तर पे भी एक अच्छा संदेश देना है, और कि क्योंकि अगर ये खबरें आ रही है वैश्विक स्तर पर एक अच्छा संदेश देने की बात की, तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है साहब, क्योंकि हम भारत देश हैं, हम नैतिकता की बात करते हैं, हम किसी की जान बचाना, उनको सेफ रखना, उनको सिक्योर करना, हम इनकी भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कि पिछले कुछ वक्त में हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं भारत के, कि हम अपने फैसले स्वयं लेंगे, ना कि किसी के प्रेशर में आकर लेंगे। लेकिन इन प्रेशर के फैसलों के बीच हमको क्या ये नहीं ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश में 8% माइनॉरिटीज हैं जो कि हिंदू हैं। खबर हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने से लेकर उनकी हिंदुओं की सेफ्टी कंसर्न्स तक आ चुकी है, क्योंकि वहां का ऑपोजिशन तो है ही एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का। नहीं, हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। देखिए, हमारा जो रुख है
सबसे पहला रुख यह है कि वी वांट टू कीप गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। हमारे इंटरेस्ट में, वो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है, हमारी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है। हमारी बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बांग्लादेश को क्रिएट भारत ने किया है। तो नंबर वन, वी डू नॉट वांट एनी सिचुएशन जिसमें भारत की बांग्लादेश के संग एक दुश्मनी हो जाए। जो आज बातचीत हो रही है विदेश मंत्री की और विदेश प्राइम मिनिस्टर की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम बांग्लादेश से रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। अब ये देखना है कि अगर शेख हसीना को हम इंडिया में असाइलम देते हैं तो क्या उससे रिलेशन ख़राब होंगे या उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत कठिन है विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो मैं तो ये मानूंगा कि जहाँ तक कि शेख हसीना की सिक्योरिटी का सवाल है, भारत विल डू एनीथिंग टू कीप हर सिक्योर।